मैम मैंने ये कहना है कि मुझे ना क्वेश्चन समझ नहीं आते कि बेसिकली हम लोगों ने कैसे एड्रेस करना है। तो ओके, काइंडली आप उस पर थोड़ा सा बता दें मुझे। परफेक्ट, ठीक है। शुक्र है ये रिमशा और सुकैना ने स्टार्ट की है बात। मैं आप लोगों से खुद ही मैंने बात शो की है, आप लोगों से पूछा कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, एंड यू पीपल आर नॉट स्पीकिंग। शुक्र है रिमशा और सुकैना ने स्टार्ट किया है। मैं आप लोगों को पता है जज कर रही थी। लास्ट टाइम आई गिव यू होमवर्क, आप लोगों ने नहीं किया। उससे नेक्स्ट क्लास में आई एक्सटेंडेड अप योर डेडलाइन। तो मैंने जो चेक किया है उसमें चलो कुछ लोगों ने एफर्ट्स किए हैं, मेजोरिटी ने एफर्ट भी नहीं किया, मगर जिन्होंने एफर्ट किया आई रियली अप्रिशिएट। मगर मुझे उसमें सिर्फ गौहर बाजवा का आंसर बहुत पसंद आया है, और इसलिए मैंने सोचा है अब टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन साइड पे उस पे हम बाद में फोकस करेंगे। आज मैं आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करूंगी क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है उसके ऊपर, क्वेश्चन इंटरप्रेट कैसे करना है, और अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन ना आता हो और आपके पास कंसिडरिंग जो भी नॉलेज अवेलेबल है आपने उसे डील कैसे करना है। ठीक है, तो हम पहले ये करेंगे। और इससे इससे ये भी एक फायदा होगा कि कल्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आज मैं वो सारे निकाल के लाई हूँ जो रिसेंटली पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं। एंड आई टोल्ड यू कल्चर एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर आप ये एक टॉपिक अच्छा प्रिपेयर कर लोगे तो 4 में से आपका एक क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा जिसकी हर डायमेंशन से आपको आंसर करना आ जाएगा। तो मैं उसके जितने भी पॉसिबल हर साल जो लेटेस्ट रिसेंटली क्वेश्चन 4-5 सालों में आए हैं मैं वो सारे निकाल के लेके आई हूँ। एंड वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, और आज मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन को सिर्फ सोशियोलॉजी में नहीं पूरे सीएसएस में कैसे एड्रेस करते हैं। ठीक है, और अगर किसी पेपर में आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता और आपके पास जो नॉलेज है उससे डील करके कैसे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। राइट, ये बहुत मेजर मसला है और मेजोरिटी लोग ये सिखाते नहीं है। ठीक है, मैंने आप लोगों को खुद ही ओके। अब जो फोर्थ फंक्शन आ जाता है कल्चर का, दैट इज कि कल्चर मोल्ड्स पर्सनालिटी। हमने पढ़ा था कि वो पर्सनालिटी आपकी चेंज करता है। ठीक है, इसको मैंने लिंक कर दिया विच डेवलप्स पर्सनालिटी फॉर द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, मैंने कहा कि कल्चर पर्सनालिटी मोल्ड करता है जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है सोशलाइजेशन के प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दी है एडल्ट सोशलाइजेशन की। ये भी एक वन ऑफ द टाइप ऑफ सोशलाइजेशन जो हमने पढ़ी थी वो मैंने दी थी। एडल्ट सोशलाइजेशन में मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था दो लोगों की शादी होती है, वो बड़े होते हैं, तो उन वो जब आपस में मियाँ बीवी सोशलाइज करते हैं तो वो एक दूसरे से डिफरेंट बातें सीखते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट्स होनी सीखते हैं, वो भी एक तरह की सोशलाइजेशन होती है। तो वो उनकी वहां पे पर्सनालिटी मोल्ड हो रही होती है क्योंकि एक कल्चरल फिनोमिनन वो फॉलो करते हैं, शादी करते हैं, फिर आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जो कि इंटरैक्ट किया तो दिस मीन सोशलाइजेशन हुई, और जिसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी पे कोई ना कोई इफेक्ट होता है। ठीक है, इसी तरह पॉइंट नंबर ई भी आपको हेडिंग जो रोल ऑफ कल्चर आपको किसी और बुक से नजर आता है, ये फंक्शन ऑफ कल्चर, उसको आप सोशलाइजेशन से लिंक करके बना दो तो आपकी 4-5 सब हेडिंग्स तो ये बन गई। ठीक है, ये सब हेडिंग्स बन गई तो दिस मीन्स यू हैव एड्रेस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब आपने फर्स्ट पार्ट को एड्रेस कर लिया है। राइट, अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट में। वो कहता है discuss what cultural patterns help to explain this phenomenon, right? अगेन हमने कल्चरल पैटर्न्स पढ़े थे, उसकी हेडिंग्स मेरी स्लाइड में है एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। मैंने आपको बोला था वो एलिमेंट्स ऑफ कल्चर को हम कल्चरल पैटर्न्स भी कहते हैं। राइट, जो कि नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स, ये सब होते हैं। राइट, अब हमने इसको एड्रेस करना है। अब अगेन हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी ना वो क्वेश्चन से ही हम उठाएंगे। ठीक है, अब मैंने ये रोमन काउंटिंग में थर्ड हेडिंग दी है। राइट, मैंने क्वेश्चन से वर्डिंग्स उठाई है और मैंने कहा है द कल्चरल पैटर्न्स आप एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि सोशलाइजेशन की बात हो रही है और कल्चरल पैटर्न्स की बात हो रही है, ये सेकंड डायमेंशन में ये बात हो रही है। राइट, तो मैंने वही वर्डिंग सेकंड डायमेंशन की क्वेश्चन के उठा के तीसरी हेडिंग अपनी दे दी। राइट, अब मैंने आपको ये हमने पढ़े हुए हैं कि क्या होते हैं कल्चरल पैटर्न्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, सैंक्शंस, कस्टम्स, वो सब, ये 5, ये अब ये 5 सब हेडिंग्स हमारी बन गई। तो सबसे पहली हेडिंग थी नॉर्म्स की। मैंने क्या किया, सिर्फ नॉर्म्स नहीं हेडिंग मैंने, क्योंकि अपना पेपर स्टैंड आउट करना है, डिफरेंशिएट करना है और एग्जामिनर को शो करना है मेरी एक एक हेडिंग तुम्हारे क्वेश्चन को कैटर कर रही है। तो मैंने नॉर्म्स पोर्ट्रे सोशलाइजेशन, मैंने इस तरह हेडिंग डिफरेंट बनाई है और लिंक किया क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी से। राइट, क्योंकि सोशलाइजेशन की पूरे क्वेश्चन में बात हो रही है। नॉर्म क्या है, इट इज वन ऑफ द कल्चरल पैटर्न, उसको आई हैव लिंक्ड विद द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, और मैंने इस तरह से वर्डिंग्स में बात की। अब मैं इसके अंदर जो भी मुझे नॉर्म्स के बारे में पता है उसको सोशलाइजेशन से लिंक करके
4-5 लाइन में लिख दूंगी। नेक्स्ट हेडिंग बनाऊंगी, मैंने वैल्यूज बनाने थे, मैंने खाली वैल्यूज नहीं लिखा, मैंने लिखा वैल्यूज कल्चरल पैटर्न इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ सोशलाइजेशन। मैंने उसको बताया कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है वैल्यूज सोशलाइजेशन के प्रोसेस में, वो एक इंटीग्रल कंपोनेंट है। अब मैं उसके नीचे भी 4-5-6 लाइंस उसमें मैं एग्जांपल्स दूं पेपर में। जी अमीर हमजा आप पूछें। हमको इंट्रोडक्शन में हम हेडिंग देंगे, जो हम पार्ट बनाएंगे इंट्रोडक्शन का, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का। इंट्रोडक्शन में कोई हेडिंग्स नहीं आएंगी, नहीं कोई हेडिंग नहीं आएंगी, मतलब जिसको हम डिस्कस करेंगे जो पॉइंट है वो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को कंक्लूड करेंगे। एक सेकंड अमीर हमजा, इट इज अ कॉमन सेंस कि इंट्रोडक्शन इज वन हेडिंग, आपने सिर्फ वो दे दी। अंदर मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है, उसका मतलब ये नहीं आपने उसको हेडिंग्स बनानी है। हेडिंग्स आपने यही बनानी है जो मैंने बनाई है, इनको अंदर फिल इन करना है। इंट्रोडक्शन में आपके एज के लिए मैंने आपको बताया कि क्या क्या पॉइंट्स लिखा करो, वो उनको हेडिंग्स नहीं बनाना। फर्स्ट लाइन आगाज करोगे कल्चर की डेफिनेशन बता दो, सेकंड लाइन लिखोगे तो साथ ही सोशलाइजेशन की डेफिनेशन बता दो, तीसरी लाइन में उन दोनों का लिंक बता दो, चौथी लाइन में साथ ही लिखो कि रोल ऑफ कल्चर किस तरह सोशलाइजेशन पे इम्पैक्ट करता है। और फिर वहां पे ये जो हेडिंग डिस्कस की हुई है उनको इकट्ठा स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में बताओ। एक पैराग्राफ इकट्ठा इंट्रोडक्शन का आएगा, इंट्रोडक्शन फर्दर हेडिंग्स में नहीं ब्रेक होता, राइट? यस मैम, और इसके अलावा मैम वो ये हेडिंग दे में हम मोर से अपना सब वो हेडिंग दे सकते हैं। जैसे वैल्यूज वाला ऑप्शन है तो उसमें वो फर्दर कैटेगरीज आती हैं कि कास्ट सुपेरियरिटी है, सिंपलिसिटी है, तो उसको हम फर्दर सब हेडिंग वो सब हेडिंग देंगे। आप इनके अंदर जैसे ये मैंने फर्स्ट हेडिंग बनाई ना कि इसको अगर आप फर्दर सब हेडिंग में डिवाइड करना चाहते हो करो, इसके अंदर चार्ट बनाना चाहते हो करो, दैट इज ऑल अप टू यू। मगर एक जो बेसिक हेडिंग्स क्या होनी चाहिए और क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करना चाहिए जो आप लोगों ने नहीं किया, दोनों डायमेंशंस को नहीं एड्रेस किया और हेडिंग्स को सिर्फ नाम नहीं लिख देते, उसको क्वेश्चन से लिंक करके लिखते हैं, मैंने उस तरह आप लोगों को करके बताया। और आपने साथ रोल ऑफ कल्चर को सब बच्चों ने परसीव भी गलत किया था, तो मैंने उससे उसको फंक्शन से रिलेट करके आपको बताया है कि आप हमेशा क्वेश्चन जब रीड करते हो ना तो रिकॉल किया करो कि मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीजें पढ़ी थी, एलिमेंट्स पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, टाइप्स पढ़े थे, फंक्शंस पढ़े थे, यहाँ क्या लग रहा है, फिर आपको समझ आएगी रिलेट करना। फिर आगे उनकी हेडिंग्स आपने ऐसे बनानी। अब इसके अंदर फर्दर हेडिंग्स क्या बनानी है, आज बनानी 2 मर्जी के अंदर, दैट इज ऑल अप टू यू। और वो आपने करना है, क्यों? क्योंकि आप सब पेपर डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, वो आपने करना है। और ये नहीं आप लोग मेरी टर्मिनोलॉजीज उठाएं, आप लोग 2 दिन करते कुछ और उठाएं, मगर फंक्शन यही आएंगे कल्चर के, उसके वर्डिंग्स आप चेंज कर, और लिंक आपने क्वेश्चन से ऐसे ही कर, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। हेरा आप पूछें। यस मैम, अब आपने कहा कि हेडिंग्स नहीं बनानी, तो बाकी टीचर्स कहते हैं हेडिंग बनानी है, तो काइंडली आप हमारे साथ अपने कोई पेपर शेयर कर सकते हैं जो आपने पहले प्रीवियसली तैयारी के दरमियान आपने हाँ कोई बनाया था, तो ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्योंकि अब जिस तरह टीचर्स ने कहा हम तो उसी तरह फॉलो कर रहे थे स्ट्रेटेजी। अब जो आप कह रही हैं, मैं एक काम करती हूँ कि ये इसी क्वेश्चन को मैं हैंड रिटन करके ना सॉल्व करके आप लोगों को मैं सेंड कर, ओके? ज्यादा तसल्ली हो जाएगी, उसमें इंट्रो भी लिख दूंगी, आप लोगों को ज्यादा तसल्ली हो जाएगी कि इंट्रो की हेडिंग्स भी नहीं बनानी होती, करेक्ट? तो मैं ये कर दूंगी, और मैं अपने बाकी थोड़े मेरे पढ़े हुए हैं मैं आपको शेयर कर दूंगी, मगर आउटलाइन नहीं बनानी है क्वेश्चन में, आपका टाइम वेस्ट होगा पेपर में। 40 मिनट आप एक क्वेश्चन को लिखो, उसके 5 मिनट आप आउटलाइन में कैसे जाया कर सकते, वो भी फ्यूटाइल एफर्ट। जी रिमशा आप पूछें। मैम मैंने आपसे ये पूछना था कि मैंने जो असाइनमेंट बनाई है ना, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्सप्लेनेटरी, उसमें कोई उसमें कोई आउटलाइन नहीं है, तो मैम काइंडली आप एक बार उसको बता देंगे कि उसके, और जो उसमें मैंने पैराग्राफ ऐड किया ना, रोल ऑफ कल्चर इन सोशलाइजेशन, उसको हम किस तरह से फर्दर एलेबोरेट करके कर सकते हैं, और बाकी जो मैंने पॉइंट्स ऐड किए हैं इधर दे आर। एक सेकंड, आप वही चीजें पूछो जो मैं आपको क्लास में ऑलरेडी बता रही हूँ, आपने सिर्फ एक आउटलाइन ही मेंशन की, मगर आपने क्वेश्चन की दोनों डायमेंशंस को ब्रेक करके नहीं एड्रेस किया, और आपने क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी से नहीं लिंक किया। मैं रोल ऑफ कल्चर को और कितना बता सकती हूँ, सामने लिखा पड़ा है, उसके अंदर मैंने इलैबोरेट कर दिया कि क्या हेडिंग्स आपने बतानी है, और उसके अंदर और क्या आपने सिंपल एक पैराग्राफ लिख दिया, एक पैराग्राफ में 10 मार्क्स की डायमेंशन है, एक पैराग्राफ पढ़ के वो 10 मार्क्स आपको दे देगा? नेवर, यू नीड टू एड्रेस ऑल दीज हेडिंग्स। आपने पूरे रोल ऑफ कल्चर को बताना है, जो कि उसके फंक्शंस बनते हैं, उनकी हेडिंग्स में ब्रेक करो, वहाँ एग्जांपल्स दो,
थीरीज कोट करो। आप तो सिर्फ इतने से पैराग्राफ को समझ के कह रही हो कि मैंने ऊपर नीचे जो फिजूल कहानी है वो इररिलेवेंट है, दे आर टोटली इररिलेवेंट। वो नहीं पूछी उसने, उसका रोल ऑफ कल्चर पूछता है। वो क्या रोल ऑफ कल्चर होता है सोशलाइजेशन में, जो मैंने अब एड्रेस किया है। उसकी मैंने 5 सब हेडिंग्स बनाई है, इनके अंदर इतने पॉइंट्स आएंगे, और इनके अंदर अगर फर्दर सब हेडिंग्स बनाना चाहते हो तो बनाओ। अब हाँ, मैं मानती हूँ 10 मार्क्स हमने एड्रेस किए। आपके इतने से पैराग्राफ ने 10 मार्क्स बिल्कुल भी नहीं एड्रेस किए। मैम बिकॉज ये वाली बातें समझ नहीं आ रही थी ना कि इसको कहाँ से किस तरह से लिंक करेंगे इस रोल अब ऑफ आगे कल्चर और सोशलाइजेशन। यस मैम, आप बस ये भी बता दें कि ये जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है या इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करके एग्जांपल दे के इनको लिंक करना है साथ में। तो मैंने यही तो बोला है, आप मुझे लगता है सुन लीजिए, मैंने ये नीचे लिखा भी हुआ है। आई हैव मेंशन्ड पॉइंट नंबर बी में भी मैंने लिखा है कि यहाँ पे दे दो एग्जांपल सेकेंडरी सोशलाइजेशन की। मुझे यहाँ पे सेकेंडरी सोशलाइजेशन रेलेवेंट लगती है, आपको क्या पता प्राइमरी लग सकती है, तो आप वो दे दो, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज आप उसको लिंक कर रहे हो विद द क्वेश्चन और अपनी बात से, तो डजंट मेक सेंस, कोई भी टाइप ऑफ सोशलाइजेशन की एग्जांपल दे दो। इसी तरह मैंने पॉइंट नंबर सी में प्राइमरी सोशलाइजेशन की वहां एग्जांपल दी है। पॉइंट नंबर डी में मैंने एडल्ट सोशलाइजेशन की दी है। क्या पता आपको यहाँ पे एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन ज्यादा रिलेवेंट लगे, आप ये एग्जांपल दे दो। इट इज ऑल नाउ अप टू यू। मैंने दी हुई एग्जांपल्स सामने। मुनज़्ज़ा आप पूछें। मैम इंट्रोडक्शन एक सिंगल पैराग्राफ की फॉर्म में ही होगा या हम मल्टी पैराग्राफ्स लिख सकते हैं? It is such a basic thing, you know, it is the rule of English that whenever you write introduction, not only in your essay paper, in any other paper or in any application, wherever, there is only one paragraph of introduction and it has only one heading of introduction. There is no further heading of introduction. Introduction is always supposed to be one paragraph, not more than that. You cannot even break the paragraphs of introduction. If you're writing introduction of 1.5 page, then it has to be of 1.5 page. There will be no spacing between. If you're writing introduction of 10 lines, then it has to be of 10 lines. There will be no spacing in between. It has to be one paragraph. Be it of 1.5 page or be it of 10 lines or 20 lines whatsoever. Introduction is always one paragraph and it has only one heading of introduction. There is no subheading of, you know, there are no subheadings in introduction, correct? It is the general rule of Right, ma'am. clear. Yes, ma'am, clear. Thank you. Any other question? समझ आया सबको? किसी और का कोई और सवाल है? आगे चलें हम। नो मैम, और कोई क्वेश्चन नहीं है। मैम आगे चले। Okay. Now the question, अगला क्वेश्चन जो मैं कल्चर का उठा के लाई हूँ, राइट? ये 2020 में आया है। जो अभी हमने ये जो कल्चर वाला किया था, ये मेरे ख्याल से 2017 या 18 का। अब वाला ये 2020 में आया, ठीक है? अब इसको मिलके ब्रेक करना सीखते हैं। अब उसमें वो कह रहे हैं देयर इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। ठीक है, यहाँ तक आप पढ़ो और अपने आप को समझाओ। वो पूछ रहा है कि एक स्ट्रगल हो रही है, स्ट्रगल से क्या मुराद है? वो कह रहे हैं कि एक चल रही है, उनमें डिफरेंस चल रहा है बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। और ये हमने पढ़ा हुआ, राइट? ये क्या होता है? ये टाइप्स ऑफ कल्चर में आ जाता है। हमने पढ़ा तो 2 टाइप्स ऑफ कल्चर होते हैं, एक मटेरियल और एक नॉन मटेरियल। ये वहां पे आ जाता है, ठीक है? अब वो आगे से उसने बोला है इन दिस प्रोसेस द नॉन मटेरियल कल्चर लैग बिहाइंड द मटेरियल कल्चर एंड क्रिएट कल्चर लैग। अब यहाँ पे वो शुरू हो रहा है दूसरी डायमेंशन, ठीक है? पहली डायमेंशन क्या थी? वो कहते हैं एक स्ट्रगल चल रही है बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। इससे हमें क्या इंडिकेशन मिली है कि यहाँ पे वो हमसे मांग रहा है डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। क्योंकि इतनी मेजर टर्मिनोलॉजीज उसने क्वेश्चन में यूज की हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा हम अगर उसको उनमें डिफरेंस उसको शो ना करें उनकी डेफिनेशंस के और एग्जांपल्स के थ्रू। तो यहाँ पे अगेन फर्स्ट हेडिंग इज ऑफ इंट्रोडक्शन। वो आप चाहे 10 लाइन का लिखो, चाहे 1.5 सफे का लिखो, मगर जो मैंने बातें बताई वो उसमें इंक्लूड करो, ठीक है? फिर आपकी सेकेंड हेडिंग होगी डिफरेंस बिटवीन मटीरियल एंड नॉन मटीरियल कल्चर, ठीक है? जब हम उसकी फर्स्ट डायमेंशन को एड्रेस करें, अब उसमें फर्दर सब हेडिंग आ जाएगी मटीरियल कल्चर। अब उसकी डेफिनेशन जो आपको पसंद है, जो मैंने पढ़ाई है, किसी और बुक में अच्छी लगी, गूगल से उठानी, कहीं से उठानी, लिखो, एग्जाम्पल्स यूज करो, आपको पता चले मटीरियल कल्चर होता क्या, अच्छा सा इलैबोरेट करो, क्योंकि ये हैवी टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन में यूज की है। फिर बी हेडिंग में नॉन मटीरियल कल्चर डिस्कस करो, उसकी हेडिंग दो, ठीक है? जहां पे भी डेफिनेशन अच्छी मिलती है उठाओ। अब हमने फर्स्ट डायमेंशन को क्वेश्चन की एड्रेस कर दिया, राइट? अब
हम आगे सेकंड डायमेंशन कहाँ से शुरू हो रही है? इन दिस प्रोसेस द नॉन मटेरियल कल्चर लैग बिहाइंड द मटेरियल कल्चर एंड क्रिएट कल्चर लैग। ठीक है, वो बेसिकली ये कह रहा है कि मटेरियल कल्चर हमेशा ऊपर चला जाता है और नॉन मटेरियल कल्चर पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से कल्चर लैग या उन दोनों में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ठीक है, हमने अभी यहाँ तक की इसको अंडरलाइन किया है। वो कह रहा है कि एक कल्चर लैग है। तो अब मैंने थर्ड हेडिंग अपनी बनाई, उसको मैंने क्वेश्चन की वर्डिंग उठाई है। मैंने कहा है हाउ मटेरियल कल्चर सो नाउ इट इज ऑल अप टू यू। ठीक है, मगर हेडिंग्स आपने ऐसे बनानी होती हैं और क्वेश्चन को ब्रेक कर करके आंसर आपने ऐसे करना, राइट? अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात इस क्वेश्चन से मैं आपको बताना। अब इस क्वेश्चन को अगर गौर करो, इसके मतलब को उसने यहाँ पर बहुत क्लियर आपको कहा है। उसने कहा है इन दिस प्रोसेस द नॉन मटेरियल कल्चर लैग बिहाइंड द मटेरियल कल्चर एंड क्रिएट कल्चर लैग। और उसने कहा एज अ सोशियोलॉजिस्ट गिव योर ओपिनियन हाउ टू फिल द गैप। मतलब एग्जामिनर ने क्वेश्चन में ऐसी स्टेटमेंट शो कर दी है कि हमेशा कल्चर लैग होता है, हमेशा मटेरियल कल्चर सुपरसीड कर रहा होता है नॉन मटेरियल से। मतलब उसने इस वर्डिंग में आपको कोई ऑप्शन छोड़ नहीं दी हुई कि आप चूज करो नहीं कि नॉन मटेरियल आगे और मटेरियल पीछे होता है। मतलब उसने वर्डिंग्स कुछ ऐसे यूज की कि आपको अग्री करना पड़ रहा है, उससे रिलेटेड आपने इसलिए पॉइंट्स बना। ठीक है, कई क्वेश्चंस में वो आपको खुली ऑप्शन दे देता है कि आप इसे डिसएग्री करके आप ये भी वरना कह सकते थे कि नहीं नॉन मटेरियल मटेरियल से आगे निकल गए। मतलब उसकी वर्डिंग जिस तरह बता रहे हैं कि यू नो एक गैप एग्जिस्ट कर रहा है और वो एंड पे रेमेडीज भी पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं रह जाती कि आप कहो कि नहीं नॉन मटेरियल आगे और मटेरियल। आप इसलिए कहोगे हाँ मटेरियल आगे नॉन मटेरियल पीछे और उसको अकॉर्डिंगली डील करो। करेक्ट? अभी किसी ने हैंड रेज किया था, कौन थी? हेलो मैम, मैंने किया था। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह भी आपने एक्सप्लेन किया ना हमें सब हेडिंग्स के बारे में, तो सिंस ये सीएसएस है तो अभी जिस तरह आपने ये जो एक बोल्ड में हेडिंग्स लिखी हैं तो इनको हम इसी तरह लिख सकते हैं विद ब्लैक पेन, या फिर हम लोग इनको भी एज अ पैराग्राफ स्टार्ट में लिखे ताकि वो जब पैराग्राफ को स्टार्ट में पढ़ना शुरू करे तो उनको पता हो कि हमने ये वाली डायमेंशन को एक्सप्लेन किया है। नहीं, अब देखो नहीं मैंने पावर पॉइंट लगता है आंसर किया, इसलिए आपको शायद समझ नहीं आ रहा। ये जो जिस तरह मैंने बोल्ड में हेडिंग लिखी है आपने एज इट इज लिखी है। उसके आगे जो सब हेडिंग है उसको पॉइंट ए मटेरियल कल्चर, उसके नीचे 4-5 लाइन, फिर अगेन एक लाइन छोड़ो पॉइंट बी नॉन मटेरियल कल्चर, उसके नीचे 4-5 लाइन, 6-7 व्हाटसोएवर। फिर अगेन रोमन काउंटिंग में हेडिंग नंबर 3 ये एज इट इज 2 मार्कर के साथ। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर ए, फिर ये वाली हेडिंग 2, फिर इसके आगे फर्दर पैराग्राफ अपने ओन वर्ड्स में लिखो, फिर पॉइंट नंबर बी के इस तरह आपने करके। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी मैं आपको आंसर जब इसको खुद पेपर पे लिख के करके भेजूंगी ना तो आप लोग को ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम सो फार? नो मैम। मैम थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। नो प्रॉब्लम। अब मैं नहीं चाहती कि आप लोग और किसी पेपर में ऐसी कोई गलती करो, क्योंकि ये बात कोई नहीं समझाता। मैंने आपको समझाया है, अगर क्वेश्चन को कभी ब्रेक नहीं करोगे, किसी डायमेंशन को नहीं एड्रेस करोगे तो अपना नुकसान करोगे, मार्क्स अपने गवा दोगे। बिकॉज एग्जामिनर ने आपको आउट ऑफ 20 उस पूरी डायमेंशन के मार्क्स देने हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने इन चारों में से जो कल्चर लाइक ये पिछले 4 years में क्वेश्चन आए हैं, we've discussed 2। ठीक है, हमने कर लिया है एक क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिया हुआ है एंड क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। अब आप लोग कर लोगे, ऐसे आपकी प्रैक्टिस होगी, आप लोग को आदत होगी करने की। बताओ मुझे सब। यस मैम। पता चलिए ना कॉन्सेप्ट को कैसे रिलेट करना होता है। अब देखो ये क्या चीजें हैं इसमें, इफ यू डू नॉट नो द हेडिंग्स, नहीं आता पेपर में, तो खुद ही से क्रिएट हो सकती हैं। करना क्या, सिर्फ क्वेश्चन से लिंक करके कह दो, और जो कुछ सोशियोलॉजी का नॉलेज आता है जस्ट अप्लाई दैट, व्हाटएवर रेलेवेंट थ्योरीज यू नो, व्हाटएवर रेलेवेंट कॉन्सेप्ट यू नो, जस्ट यूज देम। तो ऐसे जब आपको पेपर में क्वेश्चन नहीं आता होगा उसको अपने अच्छे से। वी वर हियर लास्ट टाइम राइट? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो सोसाइटी की सुंबल आपने हैंड रेज किया है। मुझे सिर्फ ये पूछना था कि एक क्वेश्चन की आंसर की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए? अच्छा ओके,
तो मैं ये कह रही हूँ कि अब जैसे मैंने आपको हेडिंग्स दी, ये तो एक स्टैंडर्ड हेडिंग्स होगी जो आप कैन यू फॉलो करो। अब इसके अंदर आपकी मर्जी है, आप एक हेडिंग के अंदर 6 लाइंस लिखते हो, 4 लाइंस लिखते हो, 10 लाइंस लिखते हो, इट इज अप टू यू। अगली हेडिंग में क्या पता आप 4 लाइंस लिखते हो, फर्स्ट में आप 10 लाइंस लिखते हो, उसमें आपको ज्यादा चीजें आती हैं, ठीक है, या आप इनको मजीद फर्दर सब हेडिंग्स में ब्रेक कर रही हो, चार्ट्स बना रही हो, उस पर आपके ज्यादा पेजेस लग सकते हैं, ठीक है। आपकी राइटिंग तेज भी हो सकती है, आपकी राइटिंग छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। एज लॉन्ग एज ये सब डायमेंशंस कवर कर रही हो, तो दिस मेक्स लाइक 6 to 7 पेजेस या 7 to 8 पेजेस, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। मगर हाँ, अगर आप चारों सवालों के लिए 12-12 पेजेस लिख लेती हो और ये डायमेंशंस एड्रेस कर लेती हो, तो वंडरफुल, व्हाई नॉट। मगर अगर 6-7 पेजेस में भी आंसर कर दिया और ये डायमेंशंस एड्रेस कर दिए, तो एग्जामिनर 20 में से आपको उसमें अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। एज लॉन्ग एज आप बुक्स के रेफरेंसेस दे रहे हो, थेरीज दे रहे हो, एग्जांपल्स दे रहे हो, ऐसे आपने क्वेश्चंस को ब्रेक करके एड्रेस कर रहे हो, तो आपने चाहे 6 पेजेस लिखे हो, आपको वो बहुत अच्छे मार्क्स देगा। तो लेंथ तो मैटर कभी करती ही नहीं, क्योंकि सबकी राइटिंग डिफरेंट होती है, सबका हर चीज डिफरेंट होता है, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय लाइक इंटीग्रेटेड होल? मतलब कि सोसाइटी ने एक होल है बहुत बड़ा, उसके अंदर बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, एंड ईच कंपोनेंट इज इंटरलिंक्ड विद द अदर कंपोनेंट। जैसे मैंने कहा ना कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होती है सोसाइटी में, मैंने लास्ट टाइम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी ये बताया था। तो इसी तरह वो कहता है कि सोसाइटी एक इंटीग्रेटेड होल है, एक पार्ट दूसरे पार्ट से इंटरलिंक्ड होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने इंस्टीट्यूशंस का भी आपको बताया है, हर इंस्टीट्यूशन का दूसरे से रोल होता है। जैसे हम आपस में क्या है, हम सोसाइटी का पार्ट है, हम आपस में इंटीग्रेटेड है, व्हाई? बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। आप एक पार्ट ऑफ सोसाइटी, योर स्टूडेंट्स, आई एम अनदर पार्ट ऑफ सोसाइटी, आई एम टीचर, एंड वी हैव अ कनेक्शन, सो वी आर इंटरलिंक्ड, वी आर इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो ये ऑगस्ट कॉम्पटी का कॉन्सेप्ट था। फिर एमाइल डर्कहेम, अनदर सोशियोलॉजिस्ट, वो कहता था, वो भी ये कहता था कि सोसाइटी इज एन इंटीग्रेटेड होल, it comprises of many parts. If one part does not perform well, then society goes into pathological state. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, मैं आपकी टीचर हूँ, आप लोग नहीं अच्छा परफॉर्म करोगे तो मुझे बहुत अफेक्ट करेगा। तो इवेंचुअली ये जो हम लोगों के बीच में रिलेशनशिप है, आप लोग भी अपने बुरे रिजल्ट से अफेक्ट होगे और मैं भी अफेक्ट होगी, तो इवेंचुअली यू विल गो इनटू अ पैथोलॉजिकल स्टेट, ठीक है। मतलब कि थोड़ा डिप्रेसिंग माहौल में आप चले जाओगे और नॉर्मलेस एक्टिविटी करोगे, मतलब जो एक्टिविटी आपकी नॉर्म से अगेंस्ट जाती है, कुछ अपने रिजल्ट को इतना शदीद सर पे क्या पता सवार कर लें कि वो ड्रग एडिक्ट बन जाए। तो वो अगर ड्रग एडिक्ट बनेंगे तो दैट इज पार्ट ऑफ बीइंग नॉर्मलेस इन सोसाइटी, वो नॉर्मलेस हो जाए। तो वो इमाल डर्कहेम कहता है कि सोसाइटी इंटीग्रेटेड होल होती है और हर एक पार्ट दूसरे पार्ट से इंटरकनेक्टेड होता है, और अगर एक पार्ट में कोई खराबी होती है तो दूसरे में लाजमी खराबी हो जाती है। तो इससे क्या होता है, पूरी सोसाइटी एक पैथोलॉजिकल स्टेट में चली जाती है, ठीक है, और वो नॉनलेसनेस एक्टिविटीज आपकी सोसाइटी में आकर होना शुरू होती है। अब देखो ना, कोई इंडिविजुअल अगर ड्रग पे लग गया अपने रिजल्ट की वजह से, मुझे भी अफेक्ट करेगा, अपने पेरेंट्स को भी अफेक्ट करेगा, और अपने टीचर्स को भी अफेक्ट, दूसरों को भी करेगा, अपने बहन भाइयों को भी अफेक्ट करेगा, अपने फ्रेंड्स को भी अफेक्ट करेगा, वो भी क्या पता वो ड्रग एक्टिविटीज में लग जाए। तो ये पूरी चेन आपकी सोसाइटी की अफेक्ट होती है, बिकॉज सोसाइटी एक आपका इंटीग्रेटेड होल होता है, राइट। और इसकी वजह से सोशल इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जेंडर रिलेटेड वायलेंस क्यों आते हैं, वो इसी वजह से आते हैं कि किसी एक चीज में मसला होता है तो वो दूसरी चीज में, फिर तीसरी चीज में, तो इवेंचुअली पूरी साइकिल इफेक्ट होती है। और क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्राइम एक्टिविटीज भी इसी वजह से होती है, ये ड्रग एडिक्शन वो भी इसी वजह से होता है, राइट। सो यू कैन कोट दिस लाइक व्हेरेवर यू वांट। देन अनदर थिंग वी हैव इज सोशो कल्चरल इवोल्यूशन, ठीक है। अब जो सोशियोलॉजी की और कल्चर की इवोल्यूशन कुछ स्टेप्स में होती है, ठीक है। ये जो सोशो कल्चरल इवोल्यूशन है, दिस टर्म वाज बेसिकली कॉइन्ड बाय गर्हार्ड लेंस्की, राइट। व्हाट ही सजेस्टेड, उसने सिर्फ ये टर्म एक कॉइन कर दी थी, मगर मैक्यूनिस ने इस टर्म के ऊपर क्या डेफिनेशन दी है, वो कहता है कि सोशो कल्चरल इवोल्यूशन क्या होता है। ही सेज कि इट इज द चेंज दैट अकर एज अ सोसाइटी गेन्स न्यू टेक्नोलॉजी। वो कहते हैं सोशो कल्चरल एवोल्यूशन वो होता है जब सोसाइटी अपने अंदर रोज चेंज लेके आ रही होती है, एनिमल्स की और इंसानों की, ह्यूमन स्ट्रेंथ की, जो कि एग्रीकल्चर सोसाइटी में ह्यूमंस काम करते थे और पेस्टोरलिस्ट वाले में एनिमल्स काम करते थे। वो उनको अंदाजा हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू कि अब एनिमल्स और ह्यूमन का कोई काम इतना रह नहीं गया। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी, अब मशीन से इन ह्यूमन को और एनिमल्स को रिप्लेस करती है, अब मशीन काम करती है, ठीक है। तो ये इनोवेशन आई और फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में आई। क्यों? विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन्स, क्योंकि मशीन्स इस दुनिया में आई। फिर इवेंचुअली इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई
तो कम्युनिकेशन का सिस्टम भी बेटर हुआ। जब कम्युनिकेशन का सिस्टम बेटर हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन नेचुरली बेटर हो गई, और फिर लोगों के लिए जिंदगी में रहना आसान हो गया, उनके लिए थोड़ी बहुत लग्जरीज आ गई, और फिर फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा लगी। ज़ाहिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन तभी होती है जब फैक्ट्रीज आपकी बहुत ज्यादा लगती है। तो जब आपकी फैक्ट्रीज बहुत लगी और हर कोई अपने कामों में बिजी हो गए, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग गई, आपकी नॉर्मलेसनेस सोसाइटी में हो गई। किस तरह? क्योंकि खुद सोचो, लाइक पहले लोग आपस में इकट्ठे फार्म्स को फार्म्स में अपना फूड इकट्ठा किया करते थे, एक ही जगह पे काम किया करते थे, खाना इकट्ठा किया, शाम को इकट्ठा खाया, तो उनमें सोशल इंटीग्रेशन थी। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो इतनी फैक्ट्रीज लग गई कि लोग सुबह से लेकर रात तक फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन में बिजी रहते थे। आपस में मिलना जुलना, साथ बैठ के खाना, ये सब उनका खत्म हो गया था। तो इसकी वजह से नॉर्मलेसनेस उनके अंदर से खत्म हो गई, उनकी वैल्यूज वीक हो गई और वो एक एलियनेशन सिचुएशन में चले गए। जाहिर है अगर आप सुबह से लेकर रात तक, आप अपनी एग्जांपल ले लो, अपनी यूनिवर्सिटी के काम में बिजी रहोगे, अपने पेरेंट्स को रात को जाके मिलोगे, तो आपके अंदर वो वैल्यूज नहीं रहेंगी जो कि वैल्यूज आपके साथ आपके अंदर रहेंगी जब आप उनको दिन रात मिल रहे होगे। तो आपको पता होगा मैंने उनकी कितनी रिस्पेक्ट करनी है। नेचुरली आपके अंदर वैल्यूज कम हो जाएंगी जब आप एक टास्क में बिजी हो जाओगे, ठीक है। तो इसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोग फैक्ट्रीज में सुबह से लेकर रात तक इस कदर बिजी रहते थे कि उनकी सोशल वैल्यूज और नॉर्म्स वीकन हो गई, ठीक है, और वो एलियनेशन में चले गए और सोशल इनइक्वालिटी और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो फैक्ट्रीज में काम करते थे वो इतना अर्न नहीं करते थे जितना फैक्ट्रीज ओनर्स अर्न करते थे। मतलब वक्त के साथ साथ आप देखते जाओ, हर सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटी बढ़ती गई और फिर इवेंचुअली इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी बढ़ गई, ठीक है। अब जो फिफ्थ सोसाइटी लेंस्की ने जिसकी बात की है, दैट इज पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी कि जो आजकल की सोसाइटी है। अब ये वाली टर्म जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय डैनियल बेल इन 1973 एंड मैक्योनेस पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को डिफाइन करता है कि इट इज द प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। एक तो हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, आपका जो जमाना है 1973 ऑनवर्ड्स, आप कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या आपके जमाने में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आ चुकी है इनटू एग्जिस्टेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि जो काम इंसान कर सकते हैं वो अब मशीन्स कर रही हैं या रोबोट्स कर रहे हैं, राइट। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है ना। सो दिस हैज कम इन पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, राइट। तो आजकल की सोसाइटी इज पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब इसमें क्या है कि मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स में आपने लाइक चिप्स का पैकेट भी बनाना है, तो उसमें ये नहीं कि किसी एक इंसान को आलू काटने पड़ेंगे, नॉट एट ऑल। अब हमारा इतना इंडस्ट्रियल जमाना आ चुका हुआ है, everything can be done by the machines. The machines, they cut the potatoes, the machines, they separate the potatoes unnecessary part and the necessary part. They wash potatoes, they fry them, they put them into packets. वो अगर आप फैक्ट्री में जाओ एक चिप्स की भी, तो you would notice इतना बड़ा प्लांट लगा होगा and each step is done by machines. अब मैन पावर वो स्टेप्स नहीं कर रहे होते, राइट। तो आजकल का जमाना ये है कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स हो रही होती है, दैट इज थ्रू मशीनरी। और इंफॉर्मेशन बेस्ड स्किल्स जो है अब वो ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, कि जैसे कि बैंकिंग के स्किल्स, फाइनेंशियल सर्विस के स्किल्स, एजुकेशन के स्किल्स, हेल्थ केयर के स्किल्स। अब ये लाइक हमारे बीच क्या है, एजुकेशन का स्किल अप्लाई हो रहा है, राइट। तो दिस इज पार्ट ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, करेक्ट। तो ये 5 टाइप्स ऑफ सोसाइटी उसने बताई है जिनकी सोशो कल्चरल इवोल्यूशन ओवर टाइम हुई है, ये लेंस्की ने बताया, राइट। और उसने शुरू से लेके आज से 5 मिलियन साल पहले से लेके आज तक की सोसाइटीज को उसने कवर किया कि इंसान कैसे सोसाइटी में इवॉल्व कर करके आया है, और कब सोशल इनइक्वालिटी ज्यादा हुई है, कब पॉपुलेशन ज्यादा हुई है, कब फूड की डिमांड ज्यादा हुई है, कम हुई है, कब एग्रीकल्चर सोसाइटी आई है, कब स्लेवरी का कॉन्सेप्ट आया है, और कब अब हम इतने सुकून से रहते हैं विद सो मच टेक्नोलॉजी। तो इसमें सो फार किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। सुंबल, यू हैव अ क्वेश्चन? मैम मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस ये पूछना था कि हम पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को मटेरियल वाले जो मटेरियल कल्चर वाला क्वेश्चन था उसमें लिंक कर सकते हैं? आप खा पी कैसे रहे हो, किस सब हैबिट्स आपकी सोसाइटी ही आपको सिखाती है। He observed, किसकी बात हो रही है, एरिस्टोटल की। He observed the behaviors of others. All this developed through cultural interaction with others. One can't be a normal being in isolation. वो ये कहते हैं कि इंसान को ये सब तरीके एक दूसरे से इंटरेक्ट करके आते हैं, खाने पीने के तरीके, लैंग्वेज के। और वो कहते हैं कि इंसान ये सब आइसोलेशन में नहीं सीख सकता।
अगर बचपन से हमारे पेरेंट्स हमें कमरे में कैद कर देते जब हम बच्चे होते, तो हमें खाने पीने के वो तरीके नहीं आते होते, हमें बोलना नहीं आता होता, हमें शायद बोलना भी ना आता हो, उर्दू सीखना तो दूर की बात, हमें शायद बोलना भी ना आता हो, राइट। तो वो ये कहते हैं कि ही लर्न्स कल्चर फ्रॉम हिज फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी एंड लिव्स विद कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। जाहिर है हमारे कल्चर के ऊपर दूसरे कल्चर के इन्फ्लुएंसेस हैं, अमेरिकन कल्चर के इन्फ्लुएंसेस हैं, ये दूसरे कल्चर के इन्फ्लुएंसेस हैं। तो वो कहता है कि इसलिए इंसान अपनी फैमिली से सीखते हैं, अपनी सोसाइटी से, अपनी कम्युनिटी से सीखता है। फिर वो कहते हैं टू एक्सप्लेन दिस सोशल नेचर ऑफ मैन, फेमस सोशियोलॉजिस्ट लाइक मैकलेवर K. Davis cited a number of case studies to justify the theory of development of man's social। अब उसने क्या कहा है कि सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को कि सोशलाइजेशन या सोशबिलिटी इंसान के लिए किस कदर इंपॉर्टेंट है, उसने ये 2 केस स्टडीज दे दी, एक एना की केस स्टडी दे दी और इजाबेला की। और इन दोनों का क्रक्स मैं आपको बता देती हूँ कि ये था कि वो दोनों अंदर काफी साल और महीने अंदर रही हैं कमरे में, ठीक है, जिसकी वजह से उनको बोलना भी भूल गया था, उनको बातें करना भूल गया था, वो नॉर्मल नहीं रही थी, उन्हें लोगों से इंटरेक्ट करना भी नहीं रहा था। तो बेसिकली ये जो 2 सोशियोलॉजिस्ट उनके नाम लिखे ना, मैकलेवर और के डेविस, उन्होंने इन केस स्टडीज के थ्रू ये डिटेक्ट किया कि इंसान नॉर्मल नहीं रहता आइसोलेशन में, वो बोलना भी भूल जाता है, वो खाना पीना भी भूल जाता है और उसकी दिमागी हालत भी वो नहीं रहती, राइट। तो इन 2 केस स्टडीज में ये बात डिस्कस हुई। then we have कि why man needs to socialize, इंसान को क्यों सोशलाइज करना पड़ता है। ये लाइक मैंने 4 हेडिंग्स बनाई। सबसे पहली हेडिंग है कि इंसान को सोशलाइज इसलिए करना होता है, उसकी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, यही बात हमने अभी आंसर करते हुए पढ़ी, ठीक है। और उसकी पर्सनालिटी एक सोसाइटी में लिव करने के लिए बहुत जरूरी होती है। अब इसमें देखो मैंने आगे वही बातें लिखी हुई, तो उसमें बिलीफ, नॉर्म्स, मोरल्स, वैल्यूज सब कुछ आ जाता है, ठीक है। और मैंने कहा कि पर्सनालिटी डेवलप होती है तो वो उसको मोल्ड करता रहता है इंसान अपनी पर्सनालिटी ओवर द टाइम। जाहिर है बच्चा के इंसान कुछ और होता है, बड़ा होकर कुछ और होता है, बूढ़ा होकर कुछ और होता है, तो हर स्टेज पे उसकी पर्सनालिटी मोल्ड हो रही है, राइट। तो इसलिए सोशलाइजेशन जरूरी है। नंबर 2 मैंने कहा है कि मैन एक्वायर्स और लर्न्स एजुकेशन फ्रॉम सोसाइटी, इसलिए मैंने कहा सोशलाइजेशन जरूरी होती है। तीसरा मैंने कहा कि मैन अपने मजहब को ज्यादा समझ पाता है। हमें इस्लामिक नॉर्म्स का किस तरह पता चले, ज्यादा इसी तरह पता चले ना, हम अपने पेरेंट्स से हमने सोशलाइज किया है, हमें कारी साहब लगवा दिए जाते थे, राइट, एंड वी यूज्ड टू रिसाइट कुरान मजीद, और हमें नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया गया था। तो हमें अपने मजहब का तभी पता चले क्योंकि हमने सोशलाइज किया कारी साहब के साथ, या अपने पेरेंट्स के साथ, या अपने बहन भाइयों के साथ, या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, तो ही हमें पता चला है ना। इसी तरह मैन लर्न्स बिहेवियरल एंड कल्चरल पैटर्न्स टू लिव इन सोसाइटी। अब मुझे कैसे पता कि कोई बड़ा आएगा मैंने उसको सलाम करना है, आप लोगों को मिलूंगी मुझे ग्रीट करना है, जाहिर है मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है, अपने पेरेंट्स के साथ मैंने सोशलाइज किया है तो उन्होंने मुझे सिखाया। तो इन रीजंस की वजह से इंसान को सोशलाइज करना चाहिए, राइट, ठीक है। नाउ वी आर डन। एनी क्वेश्चन सो फार? नो मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ये तो बहुत आसान सी बातें थी, यू नो, कोई इसमें इतना मुश्किल कुछ था तो नहीं, है ना? यस मैम। अब मैं आपको Explained well, ma'am. थैंक यू। अब मैं आपको ये सारी स्लाइड सेंड कर देती हूँ, इसमें वो कल्चर के क्वेश्चंस भी एंड पे लिखे हुए हैं जो आपने 2 अटेम्प्ट करने, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3, और क्वेश्चन नंबर 2 और 4 के आंसर्स की आउटलाइन भी है, ठीक है। और उनके प्रॉपर आउटलाइन लाइक पेपर में वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके मैं आप लोग को कल परसों तक भेज दूंगी। कल तक मैं कोशिश करूंगी आपको मैं भेज दूं, लाइक बिफोर द नेक्स्ट क्लास आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है। मैम एक चीज क्लियर कर दें जी पूछें। मैम, ये जो हम लोग कहते हैं एक मटेरियल कल्चर है और एक नॉन मटेरियल कल्चर है। मटेरियल कल्चर तो ये है ना कि जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हम लोग हमेशा डिस्कस कर लेते हैं। अब नॉन मटेरियल में हम लोग कहते हैं कि हमारे बिलीव्स होते हैं जो कि मतलब जो कि हम लोग जिन्हें हम टच भी नहीं कर सकते, जिन्हें हम लोग मतलब कुछ भी फिजिकल एस्पेक्ट्स नहीं होते। तो उसके बारे में हम लोग इस कदर मतलब उसको तो हम लोग कंपैरिजन में लाके थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उसको जैसे मटेरियल कल्चर की बहुत ज्यादा हेडिंग्स आ सकती हैं, वो नॉन मटेरियल की तो ना आ सकती। बस ये चीज मैंने कंफर्म करनी थी, लेकिन उसमें बिलीव्स, नॉर्म्स वगैरह आ गई, ये चीजें हम लोगों को लिखनी है।
देखो उसकी हेडिंग्स आप खुद बना सकते हो ना, आपको पता है ना मटेरियल के अंदर मैंने आपको एग्जांपल्स दी है कि फूड आ यस जाता है, मैम। क्लोथिंग आ जाता है, टेक्नोलॉजी आ जाती है, इक्विपमेंट आ जाते हैं, मशीन्स आ जाती जी है, जी मैम। उसके अलग बेशक हेडिंग बना लो। ओके मैम। हिरा आपका क्वेश्चन है? ओके ओके मैम, थैंक